प्रिय छात्र छात्राओं, आज के अध्यापन में आपका स्वागत है। आज मैं आपको पाठ 13 पढ़ाने जा रहा हूं। प्रथम इकाई का यह अंतिम पाठ। इसका शीर्षक है, क्या सचमुच आजाद हुए हम। इसको लिखा है डॉक्टर वीरेंद्र प्रताप सिंह। कर्नल थे, कर्नल डॉक्टर वीरेंद्र प्रताप सिंह कहते हैं। इसकी विधा गीत है। आजादी की बात सुनते ही आप लोग समझ गए होंगे। प्रश्न चिन्ह है, आजादी के इतने वर्षों के बाद भी यदि कवि अपनी रचनाओं में उसको स्पष्ट करना चाहता है तो अवश्य कहीं न कहीं पूर्णता पूर्ण नहीं हुई है, स्वतंत्रता की पूर्णता। यही है प्रश्न, क्या हम सही में आजाद हो गए हैं। कर्नल डॉक्टर वीरेंद्र प्रताप सिंह ख्याति प्राप्त राष्ट्रीय कवि हैं। आपने अपनी रचनाओं में वर्ग संप्रदाय को एक साथ ले चलने, राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत और सत्य को निर्भीकता पूर्वक बेबाक बोलने की व्यवस्था आपके कविताओं में मुखर हुई है। यह विधा गीत है। गीत स्वर पद ताल से युक्त रचना को हम कहते हैं। इसमें पहला मुखड़ा होता है और उसके बाद कुछ अंतरे होते हैं। अंतरे के बाद पुनः एक मुखड़ा जो होता है उसे हम दोहराते हैं। यह गीत गेय रचना होती है। कर्नल डॉक्टर वीरेंद्र प्रताप सिंह जी ने क्या सचमुच आजाद हुए हम के माध्यम से समाज में फैली विसंगतियों, असमानताओं, विषमताओं पर कुठाराघात किया है और वास्तविक आजादी के अर्थों को प्रश्न पूछने के साथ ही परिभाषित किया है इस कविता में। आइए इसके अर्थ को हम आगे सुनते हैं। प्रिय छात्रों, देख रहे हैं इस चित्र में यह टावर है और ये तमाम झोपड़ियां हैं। आज़ादी के पहले हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों, स्वतंत्रता संग्राम के पुरोधाओं के मन में केवल देश स्वतंत्र कराने की बात ही नहीं थी। उनकी एक संकल्पना थी जिसमें गांव को पूर्ण स्वराज्य बनाना था और समता स्थापित करना था समाज में। उसी संकल्पना के आधार पर संविधान का ताना बाना भी बना था। लेकिन वर्तमान में आप देख ही रहे हैं, वह समानता, वह आंदोलन की संकल्पना, वह संविधान का जज्बा, सब कुछ पूरे देश के सामने प्रत्यक्ष है। कवि कर्नल साहब ने इसी वास्तविकता से रूबरू कराया है जनमानस को और शायद यह याद दिलाने का भी प्रयास किया है कि
आजादी की संकल्पना में समानता भी एक उद्देश्य था आजादी का, केवल स्वतंत्रता ही नहीं था। कहीं अट्टालिका और ढेर सारी झुग्गी झोपड़ियां, जीवन स्तर, जीवन के सारे रूपों में विविधता, सोचने समझने में भी विविधता। आइए आगे उनकी कविताएं पढ़ते हैं। कर्नल डॉक्टर वीरेंद्र प्रताप सिंह जी, सत्य की आवाज को निर्भीकता के साथ बुलंद करने वाले कवि। जश्न कहीं, जश्न जश्न कहीं हो किसी भवन में, जश्न का अर्थ है उत्सव मनाना, खुशियां मनाना। स्काई स्क्रैपर में रोज ही जश्न रहता है। डूबी जब बस्ती क्रंदन में, बस्ती मतलब वही आपने जो नीचे देखा, आम लोगों के रहने का झोपड़ा। क्रंदन, क्रंदन माने रुदन होता है, दुख होता है। क्रंदन दुख में आंसू बहाने, चिल्लाने को कहते हैं। तब आंधी चलती चिंतन में, मन में तब विचारों की आंधी चलती है और मन में प्रश्न उठता है, क्या सचमुच आजाद हुए हम? आजादी के इतने वर्षों के बाद भी हम क्या सही आजाद हैं क्या? कवि कह रहे हैं कि कहीं किसी अट्टालिका में खुशियां मनाई जा रही हों और पूरी बस्ती दुख के महासागर में रो रही हो, क्रंदन कर रही हो, तब मन में यही विचार उत्पन्न होता है और मन में यह प्रश्न उठता है कि क्या सचमुच आजाद हुए हम? पहले भी दुख दर्द कई थे। ध्यान दीजिएगा, बड़ी शालीनता से उन्होंने देश के मर्म को छुआ है। साहित्य समाज का दर्पण है, यह वही दर्पण है। पहले भी दुख दर्द कई थे, ऐसा नहीं था कि आज हम बहुत दुखी हैं, पहले बहुत सुखी थे। पहले भी अनेक प्रकार के कष्ट थे, अनेक प्रकार के दर्द और दुख थे, पर सब कुछ व्यापार नहीं था। लेकिन सब कुछ स्वार्थ की दृष्टि से नहीं देखा जाता था, स्वार्थ के चश्मे पहन करके नहीं देखा जाता था। व्यापार का समझ रहे हैं, संबंधों में अपनापन था। लोग, परिवार के लोग, पड़ोसी, गांव, क्षेत्र, जिला, देश, सब में अपनापन था। ये हमारे अपने हैं। सबके सुख में सुखी रहते थे, सबके दुख में दुखी रहते थे और उसके दुखों को मिलजुल करके दूर करने का प्रयास करते थे। यह संबंधों का अपनापन है, यह पहले था। रिश्तों का बाजार नहीं था, रिश्ते रिश्ते माने संबंध। आज जैसा स्वार्थ पर आधारित संबंध हो गया है, कई इसके रूप हैं समाज में। इस बाजारू स्वार्थपूर्ण रिश्ते संबंधों के कई दृष्टांत हैं। मुख्य रूप से आप समझिए कि संबंध स्वार्थ से युक्त हो गए हैं। खुशबू स्वार्थ से सब युक्त मतलब आप अगर कुछ योग्य हैं
तभी कुछ लायक लोग आपको बुलाएंगे, सम्मान देंगे या आपकी सुनेंगे। अगर आप किसी योग्य नहीं हैं तो आपको जो कुछ आपका बना सकते हैं वे लोग आपको पूछेंगे भी नहीं। और यह अर्थ पर आधारित संबंध हैं, और यह चाहे अपना भाई, परिवार, समाज इत्यादि। यही आज के सामाजिक संरचना की वास्तविकता है, जो कवि ने पूरी तरह से निरूपित किया है अपने इस कविता की पंक्तियों के द्वारा। खुशबू बसती थी खेतों में, खेतों में लहलहाती फसलें सुगंध बिखेरती थीं, जो मदमस्त कर देता था मन को। पड़ते थे सावन में झूले, सावन के महीनों में पेड़ों पर झूले पड़ते थे। गांव के सभी अबाल वृद्ध औरतें लोकगीत गाती थीं और अभिप्राय कवि का आपस में मिलजुल करके सुख दुख को बराबर बांटते थे। अब कागज के फूल सजाकर उन मीठे गीतों को भूले। अब लोगों में उतनी आत्मीयता नहीं है। अब आडंबर है, पाखंड है, कुछ भी नहीं है फिर भी ऊंचा बनने का ढोंग है। कागज के फूल बनाए जा रहे हैं, आडंबर रचा जा रहा है, और जो मन को लुभाने वाले मीठे सुरीले लोकगीत थे, कजरी कहरवा, वह लोग भूल गए हैं। तुलसी की चौपाई जलती जब उल्टी धुन के ईंधन में। तुलसी की चौपाइयाँ तो भ्रातृ प्रेम की बात करती हैं, त्याग की बात करती हैं। तुलसी की चौपाइयाँ समानता की बात करती हैं और दुष्टता के हनन की बात करती हैं। लेकिन आज उल्टी धुन के ईंधन में वह जल रही हैं, अर्थात सीधे इसके उलट हो गया है। आज त्याग नहीं रहा, आज स्वार्थ त्याग का स्थान ले लिया है। आज समता का स्थान विषमता ले लिया है। आज दुष्ट लोगों को नवाजा जा रहा है, अर्थात सीधे हमारी जो संस्कृति थी उसके विपरीत जितने हम ऊंचे होते जा रहे हैं, उतना ही मानवता को भूलते जा रहे हैं। इसको कह सकते हैं कि अब फिल्मी धुन चल रहा है, लेकिन वास्तव में अगर हम देखें तो चौपाई के जलने और उल्टी धुन के ईंधन से तात्पर्य यही है कि त्याग, समता का स्थान स्वार्थ, विषमता इत्यादि ने ले लिया है। तब आंधी चलती चिंतन में, कवि कह रहे हैं कि तब मन में चिंतन की आंधी चलती है और मन में यह प्रश्न उठता है कि क्या सचमुच आजाद हुए हम। मां नान पर थे बाबूजी, माथी उपवासों की मारी। सीधे साधे लोग थे, उनकी अपनी दुनिया थी, उनका अपना मानवीय रूप था, मनुष्य थे वे, भले ही वे अनपढ़ क्यों न थे। माना, कवि कह रहे हैं कि मान लिया कि पिताजी हमारे अनपढ़ थे, अशिक्षित थे, अपना बहुत पढ़े लिखे नहीं थे या पढ़े लिखे नहीं थे। माँ थी उपवासों की मारी, और माँ के मन में असीम आस्था थी ईश्वर के प्रति। उसका समय अधिकांश उपवास और व्रत में ही चला जाता था। भाई की अपनी मजबूरी, आर्थिक पिछड़ेपन के कारण भाई की अपनी विवशता थी और भाभी की भी अपनी लाचारी थी। लाचारी माने विवशता, मजबूरी का मतलब विवशता। भाई और भाभी दोनों के अपने अपने
अपनी अपनी व्यवस्थाएं थीं। सज्जा के सामान नहीं थे उस समय, आज जैसी आधुनिकता और भौतिकता नहीं थी, भौतिक सामान नहीं थे, होड़ नहीं थी दिखलाने की, और पहले लोगों में प्रतिस्पर्धा नहीं थी, आडंबर की प्रतिस्पर्धा नहीं थी, पाखंड की प्रतिस्पर्धा नहीं थी। सब कुछ खोने में खुशियां थीं। लोग अपने भूखे रह करके दूसरे को भोजन दे देने में प्रसन्न रहते थे। आज भी कुछ लोग सज्जन हैं जो करते हैं, सब संख्या कम हो गई है। सब कुछ खोने में खुशियां थीं, चाह नहीं ज्यादा पाने में। ऐसा नहीं था कि अपरिग्रह का धन लेकर के आज जैसे हम पूरे विश्व के सुखों को व्यक्तिगत अपने झोली में रख लें। ऐसा पहले होड़ नहीं था, ऐसा पहले इच्छा नहीं थी, चाह नहीं थी कि हम अपने स्वार्थ के लिए दूसरे के अधिकारों का हनन कर दें, दूसरे के सुख और चैन को छीन लें। ऐसा पहले नहीं था। तब टूटा घर लगता था, भले ही घर झोपड़ी हो, टूटा फूटा हो, वह घर लगता था। टूटा हुआ भी घर जैसे लगता था। भूखे रह करके भी सभी लोग बांट करके प्रेम से रहते थे, अनन्य प्रेम था। अब सूनापन है आंगन में। अब बड़ी बड़ी अट्टालिकाओं में भी सारे संसाधनों के बाद भी एक भाई दूसरे से बोलने को तैयार नहीं है। बेटा बाप से नहीं बोलता है, माँ से नहीं बोलता है, भाई भाई में नहीं महीनों बात हो पाती है, जैसे वह घर घर नहीं ईंटों का मकान हो। तब आंधी चलती चिंतन में। कवि कह रहे हैं कि तब मन में यह विचारों की आंधी चलती है और मन में यह प्रश्न उठता है कि क्या हम सचमुच जिन जीवन मूल्यों को लेकर के आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई थी, स्वतंत्र तो हो गए हम, लेकिन क्या उन जीवन मूल्यों, मानवीय भावनाओं को आज प्राप्त कर सके हैं? प्रश्न चिन्ह है देश के सामने, समाज के सामने। आज़ादी का अर्थ नहीं है केवल सत्ता का परिवर्तन। कवि ने आज़ादी को परिभाषित किया है कि आज़ादी का यह अर्थ नहीं है कि बस 5 साल में चुनाव हो जाए और एक पार्टी आई और दूसरे पार्टी चली गई, जो थी वह गई और दूसरे को मैं लाया। सत्ता का परिवर्तन आज़ादी का अर्थ नहीं है। वह तो एक अंश मात्र है। आज़ादी का अर्थ नहीं है चंद चुने मोरों का नर्तन। कवि ने बड़े ही कड़े शब्दों में स्पष्ट किया है कि आज़ादी का अर्थ यह नहीं है कि गिने चुने लोगों को हम 5 साल हराएं और 5 साल जिताएं और वे पार्टियां बदल करके एक से दूसरे में सत्ता का लाभ लेते रहें। अर्थात चुने हुए गिने चुने नेता कूद छलांग लगाते रहें सत्ता के गलियारों में, वही चेहरे बार बार दिखते रहें। यह आज़ादी का वास्तविक अर्थ नहीं है। आज़ादी का अर्थ नहीं है सबका उच्छृंखल हो जाना। उच्छृंखल मतलब निरंकुश। कवि कह रहे हैं कि आज़ादी का मतलब यह नहीं है कि हम अपने दूसरे की स्वतंत्रता छीन लें। कहा गया है कि हमारी स्वतंत्रता वहीं समाप्त हो जाती है जहां से दूसरे की स्वतंत्रता शुरू होती है। बच्चों ध्यान रखिएगा आप लोग, दूसरे के स्वतंत्रता का हनन करना स्वतंत्रता नहीं होता, और उसका आज़ादी का अर्थ लोग निरंकुशता से लगा लेते हैं। अपनी स्वतंत्रता के लिए दूसरे की स्वतंत्रता का ध्यान नहीं रखते। कहते हैं कि हम तो आज़ाद हैं। ऊंची कुर्सी के आगे जब न्याय रेंगता अभिनंदन में, और आज
ऊंचे पदों पर रहने वाले उच्च पदस्थ लोगों के सामने न्याय उनकी वाहवाही करता है, उनका भोजपुरी में कह सकते हैं ठकुर सुहाती करता है, चापलूसी करता है, उनके सामने दंडवत हो गया है। तब आंधी चलती चिंतन में। जब ऐसी स्थितियां समाज में आती हैं, दिखाई दे रही हैं, तब मन में यह विचारों की आंधी चलती है और मन में यह प्रश्न उठता है कि क्या सचमुच हम आज़ाद हो गए हैं? आज़ादी है खुली हवा के झोंकों का सबको छू जाना। कवि ने आज़ादी के अभिप्राय को बताया कि आज़ादी का अभिप्राय खुली हवा के झोंकों का सबको छू जाना। खुली हवा का झोंका अर्थात देश और समाज का जो भी लाभ है जन जन तक उसको प्राप्त होना, छू जाना, अर्थात निरीह, गरीब, दीनहीन जो समाज का व्यक्ति है, देश का व्यक्ति है, उस तक जो संसाधन हैं, जो सुख के समान हैं, जो अधिकार हैं, जो उनको दीनता-हीनता से उठाने वाली योजनाएं हैं, उन तक पहुंचने का नाम है आज़ादी। आज़ादी है ओस सरीखी नरम पत्तियों पर चू जाना। आज़ादी का अर्थ ओस, यहाँ ओस माना गया आज़ादी को। सरीखी समानता सूचक शब्द है। आज़ादी उपमेय है और ओस उपमान है, तो आज़ादी की तुलना ओस से की गई है, यहाँ उपमा अलंकार है। आज़ादी ओस के समान नरम पत्तियों पर चू जाना। जिस प्रकार ओस सबसे मुलायम, कोमल, किसले पर भी चू जाता है और चमकता है, आज़ादी वैसे ही अति दीनहीन लोगों तक पहुंचने का नाम है, उनको ओत-प्रोत करने का नाम है, उनको उठाने का नाम है। आज़ादी है इन धनुष के रंगों का मिलजुल कर रहना। कभी कह रहे हैं कि आज़ादी इंद्रधनुष का वह सतरंगी रूप है, जैसे वह मिल करके रहता है और आकाश में एक छटा उत्पन्न कर देता है अपनी सुंदरता का। आज़ादी ऐसे ही देश, जाति, धर्म, अर्थ, विविध प्रकार की जो हमारे देश में विविधता है, उन सारी विविधताओं में एकता का इंद्रधनुषी रंग है आज़ादी, जो एका होकर के ही अपनी छटा को बिखेरता है और मन मुग्ध कर देता है। आज़ादी सांप्रदायिक बिलगाव नहीं है, जातीय दूरी नहीं है, जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा के नाम पे अलग अलग कुनबा बनाना आज़ादी का अर्थ नहीं है। आज़ादी है निर्झरणी सा। निर्झरणी, निर्झरणी में झरना, और झरना उसे कहते हैं जिसका जल सतत प्रवाहित रहता है। अगर वह जल रुक गया तो उसे हम निर्झरणी कहेंगे ही नहीं। आज़ादी को निर्झरणी कहा है। यहाँ भी उपमा अलंकार है। आज़ादी उपमेय और निर्झरणी उपमान सा समानता सूचक शब्द है, तो यहाँ आज़ादी से निर्झरणी की तुलना की गई उपमा अलंकार है। कवि कह रहे हैं कि आज़ादी निर्झरणी के समान सबके हित खातिर बहना, अर्थात निर्झरणी, झरने का पानी कोई भी जीव स्वच्छंदता पूर्वक अबाध रूप से उपयोग में ला सकता है। आज़ादी का मतलब वही है। आज़ादी का लाभ प्रत्येक व्यक्ति अबाध रूप से बिना किसी भेदभाव के प्राप्त कर सकता है, उसी को हम आज़ादी कहते हैं। आज़ादी जब परिभाषित हो बंधती सत्ता के बंधन में, कवि ने
और स्पष्ट कहा है कि आज़ादी की परिभाषा जब सत्ता के गलियारों में बांधी जाती है, सत्ता के अनुरूप प्रवाहित होती है, सत्ता के मन के अनुकूल संचालित होती है, तब मन में विचारों की आंधी चलती है और मन में प्रश्न उठता है कि क्या सचमुच आज़ाद हो गए हम। मेरे प्रिय छात्रों, यह अर्थ रहा, सरल अर्थ प्रस्तुत पाठ के माध्यम से कवि ने आपको यह संदेश दिया है कि आज़ादी का जो अभिप्राय है उसके अनुकूल ही हम चल करके अपने परिवार, समाज और देश के बीच में प्रेम उत्पन्न कर सकते हैं। प्रेम आपस में शांति प्रदान करेगा और शांति जहाँ रहेगी वहाँ लोग एकाग्र होकर के अपने अपने कार्यों में लगे रहेंगे और जब निर्विवाद रूप से लोग अपने कर्मों में लीन रहेंगे तो वहाँ सुख समृद्धि की वर्षा होगी। मेरे छात्रों, आपको इस आज़ादी का भान होना चाहिए और उनके मूल्यों को आपको जानना जरूरी है, तब जीवन और जनगण मन खुशहाल रहेगा। आइए आगे मैं आपको इसके प्रश्नोत्तर देखता हूँ, बताता हूँ। प्रिय छात्रों, कृतियां हैं, देखिए पाठ के आंगन में सूचना के अनुसार कृतियां कीजिए। संजाल, या संजाल जब आएगा तो 2 अंक आएगा और 2 में आधा आधा अंक का यह रहेगा। चारों अगर यह सही हो गया तो आपको 2 अंक मिल जाएंगे। घर वालों की स्थिति, इसमें क्या थी घर वालों की स्थिति, इसी को पूर्ण करना है कृति को। पिताजी अनपढ़ थे, माताजी व्रत और उपवास करती थी, भाभी की अपनी लाचारी थी और भैया की अपनी मजबूरी थी। यही लिखना है, परिच्छेद रहेगा उसी में से देख के लिख देना। आकृति पूर्ण कीजिए। ख, इसमें पहला है आजादी में हम, कल क्या थे और आज क्या हैं। तो कल कई दुख दर्द थे, आज सब कुछ बाजार बन गया। कल संबंधों में अपनापन था, आज संबंध बाजारू हो गए हैं। कल रामायण के प्रति आदर भाव था, आज फिल्मी गीतों का बोलबाला था। बोलबाला है, वैसे मैं अर्थ बताया हूँ रामायण के प्रति और आज की क्या दशा है। नेक्स्ट, खेतों में सुगंध का निवास था तथा पेड़ों पर झूले पड़ते थे, आज आडंबर में वृद्धि तथा लोकगीतों का विस्मरण हो गया है। अब कहाँ लोकगीत हैं। दूसरा, कवि के मतानुसार आजादी का असली मतलब इसमें पहला
परिवर्तन की बयार का प्रभाव सब पर पड़ना। दूसरा, ओस की बूंद की तरह नरम पत्तियों तक पहुंचना। तीसरा, इंद्रधनुष के रंगों की तरह सभी लोगों का मिलजुल कर रहना। और चौथा, आजादी रूपी नदी का जल सबके लिए उपलब्ध रहना। यह कुछ कृतियां हैं, ऐसे ही कृतियां आएंगी आपको। दूसरा, यह स्वमत है, क्या सचमुच आजाद हुए हम, शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। तो इसमें आप अपने विचार लिखेंगे। पहले तो आप आजादी को परिभाषित करेंगे 2 लाइन में, फिर आजादी के समय जो उसकी संकल्पना थी, जो उसके मूल्यों का निर्धारण किया गया था स्वतंत्रता के साथ साथ, उसको आप स्पष्ट करेंगे दूसरे पैराग्राफ में। तीसरे पैराग्राफ में आज की वस्तु स्थिति को बताएंगे। तो जो आज़ादी के समय संकल्पना थी और वर्तमान में जो हो रहा है, इन दोनों तर्कों के आधार पर आप अंतिम में यह स्पष्ट करेंगे कि आज़ादी के जिन मूल्यों के लिए लोगों ने अपना सब कुछ अर्पण कर दिया, धन जन तन, वह आज भी वह आज़ादी अपूर्ण ही है। या आपके अपने जो भी विचार होंगे इन दोनों तर्कों के आधार पे, क्योंकि विचार आपके हैं, आप कैसा देखते हैं। तो मैं आप पर आपके विचार, अपने विचार नहीं थोपूंगा। आप कैसे लिखेंगे इसका ध्यान देंगे। पहले आप आज़ादी को परिभाषित कर देंगे, दूसरे में आप आज़ादी के समय, उस समय के लोगों के मन में आज़ादी के साथ साथ देश के विकास के क्या सपने थे, उसको आप कुछ शब्दों में लिखेंगे। और फिर आज क्या हो रहा है उसको लिखेंगे। जब दोनों बातें स्पष्ट रहेंगी तो आप अंत में अपने विचार लिख देंगे। उपरोक्त तर्कों के आधार पे हम यह कह सकते हैं कि क्या सचमुच आज़ाद हुए हम का शीर्षक क्या है। यह सही कब ने लिखा है कि अभी और चाहिए, जो भी है आपके विचार अपने होंगे। तो यह है, आप ऐसे ही लिखेंगे अपने स्वमत को। बस आप इसको पढ़िए, समझिए। धन्यवाद।